नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अंतरिक्ष मिशन की। बताएंगे क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व और कैसे महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के किए जा रहे हैं प्रयास। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। इसरो NSIL का पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण मिशन पूरा। 2021 के पहले अंतरिक्ष मिशन में PSLV C-51 द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रह लॉन्च किए गए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, अवसर और महिला उत्कृष्टता पुरस्कारों से विजेताओं को किया गया सम्मानित। देवस्थल ऑप्टिकल दूरबीन में लगा मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ। एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित उपकरण द्वारा अब दूरस्थ आकाशीय पिंडों के मंद प्रकाश को पकड़ा जा सकेगा। और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर लगातार प्रयासों की है जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और समाधानों पर विशेष रिपोर्ट। इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 द्वारा इस साल का पहला लॉन्च करके एक बार फिर इतिहास रच दिया। ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह सहित 19 उपग्रह स्थापित करने वाला ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का भी पहला कमर्शियल मिशन था, जो सफल रहा। आपको बता दें, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी के तहत कमर्शियल मिशनों को बढ़ावा देने के लिए 2019 में NISL की शुरुआत की थी। इसरो की इस उपलब्धि के अहम बिंदुओं पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 28 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-51 ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 और अन्य 18 उपग्रहों सहित सुबह 10:24 पर उड़ान भरी। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 53वीं उड़ान थी। उड़ान के ठीक 17 मिनट 23 सेकंड बाद PSLV ने अमेजोनिया 1 को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया और अगले लगभग 1.5 घंटे में 18 अन्य उपग्रहों को तय कार्यक्रम के अनुसार एक एक कर व्हीकल से अलग कर दिया गया। ये नवगठित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत किया गया पहला वाणिज्यिक मिशन था, जो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। First of all, let me congratulate and compliment the team ISRO. सबसे पहले मैं अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को सटीकता से प्रक्षेपित करने के लिए टीम इसरो को बधाई देता हूं। इस सफलता का श्रेय टीम इसरो को जाना चाहिए। यह मिशन विशेष है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा घोषित नए अंतरिक्ष सुधारों के तहत आ रहा है। वास्तव में इन संस्थानों ने एक उत्कृष्ट काम किया है। इसरो ने वास्तव में इन्हें बढ़ावा दिया है, इनका हाथ पकड़ा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपग्रहों को सही ढंग से बनाया जाए, तकनीकी रूप से सही हो, जिससे यह लॉन्च सुनिश्चित ढंग से हो सके। Correct way and ensure that this is launched precisely. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाने और निजी क्षेत्र के लिए इसरो के दरवाजे खोलने के उद्देश्य से साल 2019 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो कमर्शियल मिशनों को बढ़ावा देने की सकारात्मक पहल थी। इसी कड़ी में पिछले वर्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और गैर सरकारी निजी क्षेत्रों को अवसर प्रदान करने और उनकी निगरानी के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस नाम से एक निकाय को मंजूरी दी गई। ब्राजील के उपग्रह का विकास और प्रक्षेपण इन्हीं प्रयासों की एक पहल है, जो अंतरिक्ष मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान को और मजबूत बनाएगा। Represents a new era of the Brazilian industry for satellite. ये ब्राजील की उपग्रह इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हम इसे लॉन्च करने के लिए भारत से अच्छा संस्थान नहीं चुन सकते थे, क्योंकि हमारी साझेदारी भी भारत के साथ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक कदम है, लेकिन ये साझेदारी बहुत बड़ी होने जा रही है। यहाँ मैं सभी भारतीयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक शानदार रॉकेट के उत्तम प्रक्षेपण और यहाँ किए गए सभी प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हम और भी बहुत से काम करेंगे। So we are going to work together a lot. इसरो का ये मिशन अब तक के सबसे लंबी अवधि के मिशनों में से एक था, जिसमें ब्राजील के अलावा इन स्पेस के 4 और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कमर्शियल मिशन के 14 उपग्रह शामिल हैं। इन स्पेस द्वारा भेजे गए उपग्रहों में 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संग यूनिटी सेट हैं। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट के शीर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है और SD कार्ड फॉर्मेट में भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी तस्वीर अंतरिक्ष में पहुंची है। इस लॉन्च के साथ ही PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए विदेशी उपग्रहों की संख्या 342 हो गई है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर देश के लगभग सभी वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। कोरोना महामारी के दौरान हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की महत्ता को और बढ़ा दिया। इस मौके पर विज्ञान संचालकों और महिला वैज्ञानिकों को कई तरह के राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 2021 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक रिपोर्ट। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव शीर्षक के तहत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का आयोजन किया गया। 28 फरवरी को दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, DSIR सचिव और CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे, SERB के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण अरोरा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस आयोजन को ऑनलाइन संबोधित किया। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े 2 डेटाबेस भी जारी किए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम यानी स्टेयर्स, जिसमें भारत के पुरस्कार, पुरस्कृत होने वाले लोगों और प्रायोजकों की पूरी जानकारी एक जगह मिलेगी। इसके अलावा पहली बार विश्व में नाम कमाने वाले भारतीय मूल के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की जानकारी के लिए भी इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियन अब्रॉड डेटाबेस की भी शुरुआत की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत चयनित संचारकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इनमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा विभिन्न माध्यमों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया गया। फिलहाल हम लोग स्टेम बाइक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ओन बाइक, ये हम लोग लेकर जा रहे हैं बच्चों के साथ। हम लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के 3 डिस्ट्रिक्टों में ये मुहिम चलाई हुई है। हम बाइक के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में, जहाँ तक अभी तक नहीं जा रहा था, वहाँ पे बाइक के माध्यम से हम लोग अपनी साइंस की गतिविधियों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासाएँ हैं उनको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च पुरस्कारों के तहत इस बार 2020 के लिए चुने गए शोधार्थियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए बेंगलुरु की पोस्ट डॉक्टोरल फेलो डॉक्टर संगीता दत्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वहीं PhD श्रेणी में लखनऊ की शोधार्थी पूजा मौर्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली की शोधार्थी इंदु जोशी ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया। इस श्रेणी का तीसरा पुरस्कार बेंगलुरु की श्रुति सोनी को दिया गया। बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए कि मुझे ये अवार्ड मिला। बहुत ही खुशी हुई थी जब मुझे पहली बार ये न्यूज़ मिला। कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। जब जनरल पब्लिक ये पढ़ती है उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं सिर्फ उनके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस उनमें भी डेवलप होता है। तो मे बी इन फ्यूचर वो भी इस बात को शायद और 4 लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जिनमें ये इंटरेस्ट और डेवलप हो सकता है। इस तरह से ये जो साइंस का इंटरेस्ट लेवल है ये इन जनरल पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। और ये ऐसा नहीं कि जो साइंटिस्ट है उन्हीं में ये आइडियाज़ आते हैं, कॉमन पीपल में भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आ सकते हैं। तो मे बी वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से इस फील्ड में।
विज्ञान की उपलब्धियों के इस अवसर पर पिछले वर्ष में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए गए। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले महिला उत्कृष्टता पुरस्कारों में इस बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर शोभना कपूर, राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई की वैज्ञानिक डॉक्टर अंतरा बैनर्जी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद की वैज्ञानिक डॉक्टर सोनू गांधी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर ऋतु गुप्ता को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन द्वारा दिए गए रामन प्रभाव सिद्धांत की यादगार के तौर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य है खासकर नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि जगाना। युवाओं से मैं कहूँगा, जो हम साइंस कर रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उसमें हम अपनी क्वालिटी की, उसमें गुणवत्ता की बढ़त करें। उसके साथ साथ उसको कैसे हम काम में लाकर उसके द्वारा कैसे इकोनॉमी तक ले जा सकते हैं हमारे साइंस को, उसके ऊपर भी कार्य करें, जिससे कि साइंस की जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए और उस साइंस को उपयोग में लाते हुए हम समाज तक पहुंचा सकें। ये दिवस आज भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और आगे की दिशा तय करने का मंच भी बन गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और उसकी इकाइयों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे आयोजन सिर्फ उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सुनिश्चित करने का एक ऐसा प्रयास है जो आने वाली चुनौतियों का सामना करने में भी भारत को और आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम में एक उपलब्धि और जुड़ गई है। हाल ही में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप में स्वदेशी स्पेक्ट्रोग्राफ लगाया गया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित स्पेक्ट्रोग्राफ ने भारत की 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप की क्षमता को और बढ़ा दिया है। इसके द्वारा अब दूरस्थ आकाशीय पिंडों के मंद प्रकाश का भी पता लगाया जा सकेगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए आकाशीय पिंडों और वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश का बहुत महत्व। उसकी उम्र जैसी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। हालांकि दूर ब्रह्मांड में होने वाली प्रकाश की गतिविधियों को पकड़ना काफी मुश्किल काम है। इन प्रकाशों का पता लगाने में कई तरह की खगोलीय दूरबीनों का सहारा लिया जाता है, जिनमें से एक है देवस्थल स्थित भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज द्वारा संचालित 3.6 मीटर व्यास की ये दूरबीन एशिया में भी अपनी तरह की सबसे बड़ी दूरबीन मानी जाती है। नैनीताल स्थित एरीज मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर देवस्थल में स्थापित डीओटी ने 30 मार्च 2016 में काम करना शुरू किया था। इस दौरान भारतीय खगोल विज्ञान ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की। हाल ही में इस दूरबीन में एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा देश में निर्मित स्पेक्ट्रोग्राफ लगाया गया है। पूरी तरह स्वदेशी इस स्पेक्ट्रोग्राफ के लगने से अब डीओटी द्वारा दूर आकाश में स्थित पिंडों से निकलने वाले मंद प्रकाश का भी पता लगाया जा सकेगा। स्पेक्ट्रोग्राफ 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप में इंस्टॉल किया गया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में निर्मित है। इसमें इसका डिज़ाइन और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से इंडिया में किया गया है। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली जो तारों से या दूर की जो गैलेक्सीज हैं वहाँ से जो उनका जो प्रकाश आता है, जो उनकी लाइट आती है, वो उसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देती है। उसमें जैसे कि हम आकाश में रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, इसी प्रकार से हर तारे और हर गैलेक्सी की लाइट को हम लगभग 2000 डिफरेंट कलर्स में, जिसमें कि आप नीले रंग से स्टार्ट कीजिए और लाल रंग तक जाइए, उसके बीच में लगभग हम 2000 कलर्स की स्टडी कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रोग्राफ से।
इस उपकरण को एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा यानी ADFOSC नाम दिया गया है। मंद प्रकाशों के अध्ययन के लिए ये उपकरण 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का महत्वपूर्ण आधार है, जो ज्यादा बेहतर तरह से ब्रह्मांड की साफ तस्वीरें तैयार कर सकता है। आपको बता दें, दूरबीन द्वारा दूर आकाशीय स्रोतों से आने वाले फोटॉन्स को जमा किया जाता है और ये स्पेक्ट्रोग्राफ इन फोटॉन्स की अलग अलग रंगों में पहचान कर उन्हें अपने उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदल देते हैं। जब भी कोई सामान भारत में निर्मित होता है या अपने देश में निर्मित होता है तो उसमें कॉस्ट का डिफरेंस तो आता ही है। अगर हम उसको बाहर से आयात करें तो उसकी कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा आती है। इस केस में हमें लगभग 50% कॉस्ट का सेविंग इसमें हुआ है, जो अगर हम कीमत बाहर से करते उसकी आधी कीमत में ये तैयार हुआ है। ये तो एक फ़ायदा हुआ स्पेक्ट्रोग्राफ को खुद डेवलप करने का। इसका जो दूसरा है वो लॉन्ग टर्म, जब इसका हम इसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर कई लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो भी बचता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नो हाउ है, जितनी भी जानकारी है, जो भी टेक्निकल जानकारी है, वो सारी हमारे पास है और हम इसका पूरी तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसको हम पहली बात तो ज़्यादा लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, बाहर के देशों से निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि हम खुद ही अपने ही इंजीनियर, अपने ही वैज्ञानिक इसको करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉस्ट सेविंग है, ये वन टाइम ना होके लंबे समय तक हर ईयर इसमें कॉस्ट सेविंग आती रहती है। राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली इस उपलब्धि ने 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में बहुत शुरुआती दौर की दूरस्थ आकाश गंगाओं में मंद प्रकाश स्रोत का पता लगाने में सक्षम बना दिया है, जो कि आकाश गंगाओं के चारों ओर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और कॉस्मिक विस्फोटों के आसपास का क्षेत्र है। दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं को बराबर के अधिकार देने के लिए कई तरह के प्रयास शुरू किए गए थे। इन्हीं में से एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन। हर वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी का आकलन करके आम जन को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में आज हम नजर डालेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य और उसको बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर। शिक्षित और स्वस्थ समाज किसी भी राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव होता है और इन दोनों बिंदुओं की पहली कड़ी है महिलाएं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही पहलुओं पर महिलाएं पिछड़ी रही हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और कई जगह पुरुषों से बेहतर साबित हुई हैं। महिलाओं के लिए हुए प्रयासों में हर साल 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी शामिल है, जो विश्व भर में आ रहे बदलावों का मंच और प्रदर्शक रहा है। फिर भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अनदेखा है। खासकर स्वास्थ्य को लेकर अपनी समस्याएं पुरुषों से कहीं ज्यादा कुपोषण, गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं, खून की कमी और इनसे पनपने वाली अन्य बीमारियां। यही वजह है कि भारत में मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है। 2017 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 साल की उम्र में सबसे ज्यादा अनीमिक महिलाएं भारत में ही हैं। चिंताजनक बात यह है कि पिछले अध्ययनों में किशोरियों में अनीमिया रोग बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में महिलाओं की इन समस्याओं को गंभीरता से लिया है। विमेन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये देखें कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है विमेन की, अगर उसको अपने बारे में ही पता नहीं है, अपने शरीर के बारे में नहीं पता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं पता है, माहवारी के कैसे हैंडल करें उसको नहीं पता है, तो वो इस तरह की शारीरिक समस्याएं और बीमारियों का सामना करती हैं, जो कि पूरे परिवार पर जिसका असर पड़ता है। भारत सहित सभी विकासशील देशों में विभिन्न परियोजनाएं चलाई जाती रही हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बीते दशकों में महिलाओं को लेकर सकारात्मक कदम उठाए हैं। इनमें गैर सरकारी संगठनों के प्रयास भी सराहनीय हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों में एक नाम स्माइल फाउंडेशन का भी है, जिसने ग्रामीण किशोरियों के लिए पोषण वृद्धि परियोजना शुरू की। गुजरात के बनासकांठा जिले के 10 गांव में किशोरियों को आयरन, फोलिक एसिड
और मल्टीविटामिन जैसे समाधान दिए गए, जिससे लड़कियों के हीमोग्लोबिन स्तर में बढ़ोतरी हुई। समाज में पोषण के प्रति जागरूकता आई और इस क्षेत्र में एनीमिया का स्तर 78% से 38% पर आ गया। बनासकांठा एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ पर एक पूरी बेल्ट है जिसमें एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली लड़कियों के बीच में, एडोलसेंट गर्ल्स के बीच में। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ब्लॉक्स लेकर के वहाँ काम किया, कोई 1000 लड़कियों के साथ में। पंजाब में संगरूर में मदर एंड चाइल्ड के ऊपर है पूरा प्रोग्राम, न्यूट्रिशन पर बना हुआ है। वहाँ पर हम वहाँ की जो लोकल आंगनवाड़ीज़ हैं उनको मोबिलाइज़ करके किस तरीके से ड्राई राशन के किस तरह से पहले खुद अपना हमने प्रोविज़न रखा, कैसे हम वहाँ पर सिस्टम में मोबिलाइज़ करने का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसमें माँ और नवजात बच्चे दोनों को हमने उसमें शामिल किया है। ये गैर सरकारी संगठन सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं और सरकार की योजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए पोषण समाधान, समस्याओं की सही जानकारी, संतुलित भोजन की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। इन प्रयासों से महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि एक महिला का शिक्षित होना पूरे समाज को शिक्षा देने जैसा है। इसी तरह अगर जननी पोषित और स्वस्थ होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगी। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की ताजा गतिविधियों की जानकारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बाद अब देश के कई क्षेत्र भीषण गर्मी से झुलसेंगे। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गर्मियों के लिए जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेगा। हालांकि मानसून से पहले के मार्च, अप्रैल और मई महीने अन्य क्षेत्रों खासकर दक्षिण भारत के लिए कुछ राहत प्रदान करेंगे, जहां पारा सामान्य से 0.57 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। इस साल गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हो सकता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी अंत में ही भुवनेश्वर पहला क्षेत्र था जहां 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तरी राज्यों जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.46 डिग्री से 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। नासा की सिटीजन साइंस परियोजना के तहत भारतीय स्कूली छात्रों ने 18 नए शोध ग्रहों की खोज की है। हाल ही में खगोलीय पिंडों को आधिकारिक नाम और पदनाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसकी पुष्टि की है। नासा की परियोजना के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन IASC के साथ भारत की स्टेम एवं स्पेस नामक संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह खोज परियोजना का आयोजन किया गया था। स्टेम एवं स्पेस संगठन भारत में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षण के लिए काम करता है। पिछले 2 साल में 2 महीने की अवधि वाली इस परियोजना में भारत के 150 छात्रों ने हिस्सा लिया और 18 नए शुद्ध ग्रहों की पहचान कर उनको नाम दिया है। भारत में शुद्ध ग्रहों की तलाश की ये सबसे बड़ी परियोजना है। मौजूदा कोरोना वायरस वैश्विक यात्राओं के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है। अब एक ताज़ा अध्ययन में पाया गया है कि वैश्विक यात्रियों को मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा खतरा है। ये यात्री छोटी यात्राओं के दौरान भी ऐसे बैक्टीरिया का शिकार बनते हैं और उनके प्रसार का कारण बनते हैं। बेसल, बर्मिंघम, हेलेंस्की और ओस्लो विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं सहित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा किया गया यह अध्ययन द लैंसेट माइक्रोब पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने विदेश यात्रा पर गए यूरोपियन यात्री दल की 3 सप्ताह तक निगरानी की। अध्ययन में देखा गया कि दूसरे यात्रियों के साथ मिलने, बैठने और किसी दूसरे के बाथरूम में नहाने पर ये एक जैसे बैक्टीरिया से संक्रमित हुए। पाया गया कि दवा प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पूरे विश्व में मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, जो ई कोली और क्लेब्सियला निमोनिया के एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण को
और बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की यात्रा से लौटने वाले 80% यात्री MDRGN बैक्टीरिया से प्रभावित पाए गए। इस तरह विभिन्न बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्राजील के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मार्कोस सीजर पोंटेस के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में विज्ञान और तकनीक में संभावित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत की गई। भारत और ब्राजील के बीच स्वास्थ्य, दवाओं और कोरोना वैक्सीन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, नैनो प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, कृषि, बायोमास, वायुमंडलीय प्रदूषण की निगरानी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय भी शामिल रहे। इस दौरान ब्रिक्स पर भी चर्चा हुई। भारत 2021 ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर वैज्ञानिक घटनाओं की श्रृंखला संचालित करने की योजना बना रहा है। दोनों देशों ने वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के बीच लंबे सहयोग के लिए रणनीति और नेटवर्किंग और मजबूत करने पर सहमति जताई। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।